हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामबान ट्यूटोरियल। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम आप लोग के लिए स्पेशली एसएससी, जीडी, सीजीएल, एलडीसी और स्टेट एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लाया हूं, जो आप लोग के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो आशा करता हूं ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल रामबान ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की सेशन को बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो आजकल के परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1773। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत द्विसदनीय बनाया गया था? तो केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था, जिसको डायआर्ची सिस्टम भी कहते हैं, द्वैत शासन डायआर्ची सिस्टम, इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। उसके बाद है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो था वो भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत में संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव जो था वह दिया गया था क्रिप्स मिशन के थ्रू। क्रिप्स मिशन, इसके द्वारा भारत में संविधान सभा निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो साइमन कमीशन जो था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अवयवों को देखने के लिए और किस तरह से यह भारतीयों के लिए उपयोगी है या नहीं, उसके लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। और इसी के दौरान लाला लाजपत राय का मृत्यु लाठी की चोट के कारण 1928 में, साइमन कमीशन विद्रोह के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री जो थे वो हमारे सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, जो अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बने थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इसी में कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री जो थे लियाकत अली खान थे। लियाकत अली। भारत की संविधान सभा में की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वह 1946 में हुई थी।
और यह था 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद आता है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत संविधान का प्रथम प्रारूप जो था सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद आता है कि पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था आगे चल करके भारत के प्लीज में थे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, प्रियम्बल, प्रस्तावना बना। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वे सर बी एन राव थे। कौन थे? तो सर बी एन राव, सर बी एन राव। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। उसके बाद आता है कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल यही सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन देखने को मिलता है संघ और शक्ति के बारे में, जो हम कुछ बताते हैं जो इस प्रकार हैं। तो और क्वेश्चन है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जो थे पंडित JL नेहरू जी थे, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हुए। उसके बाद आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अंबेडकर। उसके बाद आता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष वे हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये थे। अब कुछ संविधान सभा के बारे में तथ्य को हम डिस्कस करते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसका अस्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर उसके बाद और भी तथ्य जानते हैं। संविधान निर्माण का जो प्रारंभ हुआ वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद भारत के संवैधानिक विकास के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, जो 1773 से लेकर 1947 तक चली। तो सबसे पहला जो एक्ट बना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अनुसार यह शुरुआत होती है जब 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ा। वह ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और भारतीयों के लिए अपने नियम बनाने लगे, जिसके अंदर पहला जो एक्ट था 1773 का। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, चार्टर एक्ट 1793 लाया गया, चार्टर एक्ट 1813 लाया गया, चार्टर एक्ट 1833 लाया गया, चार्टर एक्ट 1853 लाया गया। भारत शास्त्र उसके बाद 1853 के बाद जब 1857 में विद्रोह हुआ, पूरा विद्रोह हुआ, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों यानी कि महारानी के हाथों सौंप दिया गया। उस समय महारानी वहाँ की थी, तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सौंप दिया गया और यहाँ से ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पर शुरुआत होता है। और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 को लाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अब भारत का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में है और यहीं से उसका संचालन किया जाएगा। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया, 1909 लाया गया, 1919 लाया गया, 1935 लाया गया, 1947 लाया गया। 1947 के अंतर्गत ये जो बना था उसी के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता मिली थी। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जब भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और 1919 को चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी सुधार को देखने के लिए कि भारत में यह किस तरह से काम कर रहा है, सही है या गलत है, उसके लिए ही 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन बनाया गया था और इसी का विद्रोह करने के लिए 1928 में जब इसका विद्रोह किया, जब ये भारत पहुंचा तो 1928 में इसका पूरा विद्रोह किया गया और इसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। मृत्यु उन्हें सिर पर गहरी चोट लगने के कारण हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इन सब एक्टों के बारे में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यह एक्ट भारत में प्रभावी हुए और देखे गए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहला जो एक्ट हुआ 1773, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में हुआ कि बंगाल गवर्नर जो हुआ वह बन गया गवर्नर जनरल बन गया। और इससे पहले जो गवर्नर थे वह लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हुए। बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल कौन हुआ, पहला जो गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हुए। ठीक है, उसके बाद मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जो थे
बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। उसके बाद आया हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो उसके बाद और 1773 के अंतर्गत ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट बना इसी एक्ट के तहत। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेना को प्रतिबंध कर दिया गया। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया है। यह एक्ट एक्चुअली में बनाया गया था 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। तो इसमें इसमें क्या हुआ, तो इसमें कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उसको अलग अलग किया गया, यानी कि पॉलिटिकल कार्य और ट्रेडिंग कॉमर्स और ट्रेड का कार्य को अलग कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। अब 1774 में क्या हुआ, 1774 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1813 उतना महत्वपूर्ण नहीं था इसलिए उसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जब आप पीसीएस की क्लास करेंगे तो वो भी बताना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बारे में है इसलिए उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। यदि हमारी डिटेल क्लास करनी हो तो मेरे नाम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो 1833 में क्या हुआ कि 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या हुआ 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब क्या हो गया, इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। जी यानी कि गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया, यानी कि उन्हें विधायी शक्ति यानी कि कानूनी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गया। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम बना दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें क्या हो गया 1833 में कि सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या हुआ कि इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 जो नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का जो गठन था जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसमें क्या हुआ कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इसका प्रकार विशिष्ट सेवा सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा खोल दिया गया 1853 के एक्ट के तहत और 1854 में मैकाले की नियुक्ति की गई। उसके बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और यहाँ से ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में शुरुआत होता है। उसके बाद 1858 के तहत इसमें यह बताया गया कि अब से भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन रहेगा 1858 में। इसके तहत भी कुछ बहुत सारा इसके तहत फिर जो गवर्नर जनरल था अब
वायसराय कहलाने लगा और भारत के जो प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग बने। फर्स्ट वायसिरॉय, फर्स्ट वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में शासन की द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 1858 में जो उससे पहले जो द्वैत शासन प्रणाली था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1861 के भारत परिषद अधिनियम आता है। इसके तहत भी बहुत सारे सुधार किए गए, देखे गए। बम्बई प्रेसिडेंसी को शक्तियों को पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। उसके बाद इस सब में भी बहुत सारे कार्य किए गए। 1800 बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब में भी विधान परिषदों का गठन हुआ 1861 के तहत। इसके बाद आता है 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम आता है। इसमें क्या होता है कि इससे माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। और क्या हुआ कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वायसराय की शक्तियों का प्रदान किया गया। और इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई थी। उसके बाद आता है 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें उस समय ये जब लागू हुआ तो उस समय के जो वायसराय थे वह लॉर्ड मिंटो थे, इसलिए इसे लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे, तो इसके नाम पर ही लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को पहली बार घोषित किया इस उद्देश्य को। उसके बाद यह 1919 में प्रभावी में आया। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। यह भारत में बहुत सारी चीज़ों को अलग करता है, बहुत सारे सुधार किए, समवर्ती सूची को लाया। भारत के विकास के लिए बहुत सारे प्रयासों के बारे में इसमें बताया गया है। इसलिए भारत संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है जो भारतीय प्रजा के हित में थी। और इसलिए भारत शासन अधिनियम का लगभग 60 to 70% हमारे आज के संविधान में देखने को मिलता है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम जिसके तहत हमें भारत को, हमारे देश प्यारे भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो 1935 में जो सूचियों के बारे में बताया गया है उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि कितने सूची थे। तो ये देखिए, उस समय जो सूची का जो था तो उस समय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 चीज़ों को बारे में बताया गया था। ठीक है। तो अब केंद्र सूची के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, तो वे आती हैं अंतर्राज्यीय नदी, रेलवे, रक्षा, परमाणु ऊर्जा आदि के विनिमय और विकास के जो सब्जेक्ट हैं वे केंद्रीय सूची के अंतर्गत आती है। अब राज्य सूची के अंतर्गत क्या आते हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है जल से संबंधित सभी मामले, केंद्र सूची की कृषि, भूमि, लोक व्यवस्था आदि के प्रावधान, जो भी मतलब राज्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वे राज्य सूची के अंतर्गत आती है। उसके बाद समवर्ती सूची में आते हैं बिजली, वन, आर्थिक और सामाजिक योजना, ये सब सारी चीज़ें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल रामबन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर सारी चीज़ें फ्री में क्लासेस कराई जाती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोज़ को हमें बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, जय झारखंड।